मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या पीडीएम के पास जलसों का जवाज है? मुल्क में कोरोना के केसेस की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट होने वाले केसेस की जो तादाद है वो 3,306 हो गई है, जबकि कोरोना से होने वाली जो अमवात है वो 40 के लगभग है। अब इन केसेस के पेश नजर एहतियात करने को कहा जा रहा है। हुकूमत अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा चुकी है, लेकिन अपोजिशन ये जरूरी समझती है कि हुकूमत के खिलाफ उसके जो जलसे हैं वो तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही होने चाहिए। ये कोरोना की दूसरी लहर है जिसका पाकिस्तान को सामना है। ये सूरत हाल को बहुत अनएक्सपेक्टेड भी नहीं है, इसका खदशा पहले से जाहिर किया जा रहा था। दुनिया के कई ममालिक को ऐसी ही सूरत हाल का सामना है और तशवीशनाक बात यह है कि दुनिया के बेशतर मुल्क में यह दूसरी लहर पहली लहर की निस्बत ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। आने वाले केसेस की जो तादाद है वो पहली लहर की निस्बत ज्यादा है। अगर मुख्तलिफ ममालिक में दूसरी लहर को देखा जाए तो जो केसेस हमारे सामने हैं, मैं एक मवाजना रखना चाहता हूं जो दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर जिस तरह से केसेस सामने आए हैं। औसतन जो 7 दिन के केसेस की तादाद है वो आपके सामने अभी आपको जो है वो स्क्रीन पर नजर आ जाएगी कि पहली जो लहर थी उसमें 7 दिन में औसतन केसेस कितने आ रहे थे और उसके बाद दूसरी लहर में इन्हीं केसेस की तादाद जो है वो क्या रही। स्पेन में 3 गुना इन केसेस के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। इटली के अंदर 5.3 गुना जो है वो इसमें इजाफा हुआ है। जर्मनी में भी ऐसी सूरत हाल रही है, 3.2 गुना इसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। बरतानिया में पहली लहर में औसतन जो केसेस थे वो 5,519 थे, लेकिन दूसरी लहर में ये केसेस बढ़कर 22,842 तक जो है वो ये एवरेज चली गई और ये 4 गुना तकरीबन इजाफा बनता है। फ्रांस के अंदर बहुत ही खतरनाक सूरत हाल रही है। पहली लहर में जो केसेस की तादाद थी वो 4,537 थी। दूसरी लहर में 7 दिन के अंदर सामने आने वाले केसेस की तादाद 41,558 हो गई, यानी 11.7 गुना जो है वो इजाफा हुआ है। यही हाल जो है वो कनाडा का, बेल्जियम के अंदर पहले लहर में जो है वो एक जो हफ्ते के अंदर केसेस आ रहे थे वो 1453 केसेस थे, जबकि दूसरी लहर में इन केसेस की तादाद 17,802 हो गई, जो कि तकरीबन 12.3 गुना इजाफा है। स्विट्जरलैंड 6.9 गुना ज्यादा केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। नीदरलैंड 9.7, जबकि ऑस्ट्रिया के अंदर 9.7 गुना इन केसेस के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। अब ये सूरत हाल एक तरफ है, पाकिस्तान में भी खुदा न खासा इसी तरह की सूरत हाल हो सकती है, लेकिन अपोजिशन मुसर है कि उसके आने वाले जलसे जो है वो उनका जो शेड्यूल है उसके मुताबिक होंगे। अब अगला जलसा जो है वो 30 नवंबर को है और अपोजिशन जो है वो कह रही है कि जलसा हर सूरत में होगा। अब ये कोरोना इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है। अगर कोविड-19 को शिकस्त देनी है तो पहले कोविड-18 में जो सिलेक्शन हुई पहले उसको शिकस्त देनी है। अवाम के साथ जो हमारी कमिटमेंट है उसके तहत ही हमारे ये जलसा होगा। ये एक डायलेमा है कि एक तरफ कोविड-19 है, दूसरी तरफ कोविड-18 है। ये जुलूस जो है ये जो असल कोरोना है पाकिस्तान में, कोरोना 18, उसको खत्म करने के लिए कोरोना की आड़ में जो जलसों पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, हम हुकूमत के फैसलों को मुस्तरद करते हैं। पीडीएम के जलसे शेड्यूल के मुताबिक होकर रहेंगे। जो करना है करें, 2.5 साल से जो आप कर रहे हैं करें। ना आपके खिलाफ अवामी रेफरेंडम बंद होगा, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में कमी आएगी इंशाल्लाह, बल्कि ये तहरीक और भी ज्यादा मजबूत होगी। जलसा जो है ये कोरोना को भगाता है। जलसा जब मुल्तान हो जाएगा तो कोरोना वहां से भी भाग जाएगा, जिस तरह से गुजरांवाला से भाग गया। अब इस सूरत हाल में अपोजिशन के लिए खबरें भी कुछ अच्छी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी का आज कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को करंतना कर लिया। मुल्तान जलसे में अब वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। हुकूमत अपोजिशन से इन जलसों को मुलतवी करने का पहले भी कह रही थी। हुकूमत अपोजिशन पर तनकीद भी कर रही है कि ऐसे माहौल में अवाम को जलसों में आने का कहा जा रहा है। बिला इजाजत जलसे से पहले रैलियां निकालने पर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी को गिरफ्तार भी किया गया।
हुकूमत इन जलसों को रोकने के लिए क्या कर सकती है? क्या हुकूमत के पास कोई रास्ता है और क्या गिरफ्तारियों और पकड़ धकड़ी इसका हल है? और सबसे आम बात कि क्या अपोजिशन के पास इन जलसों का जवाब है? ये हमारे आज के प्रोग्राम की डिबेट है। वेरी क्विकली एक बड़ा पैनल मेरे साथ आज की इस डिबेट में शरीक है, तारुफ करा देता हूं। अली मोहम्मद खान साहब वफाक के वजीर मुमलिकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो हमें लिंक के जरिए जो है ज्वाइन करें। जावेद अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब तर्जुमान भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब आपके भी वक्त का। मैं जावेद अब्बासी साहब, अगर हुकूमत की इजाज़त हो तो ये अपोजिशन से डिबेट आज आगाज़ करना बनता है। जावेद अब्बासी साहब, क्यों आप समझते हैं कि ये जो माहौल है जिसमें केसेस की तादाद जो है वो बढ़ रही है, इसके बावजूद अपोजिशन के पास जवाब है कि जलसे जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक ही हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आप अगर आज पूरा मीडिया जरूर ये बात करता है और बात करने का हक भी उनको हासिल है, वो सारा जो उनका फोकस है इस वक्त वो इस पे है कि जलसे क्यों हो रहे हैं और जलसों पे क्या माहौल पैदा होगा। अगर आप बाहर निकल कर अभी आप जाएं, आपका कैमरा मैन जाए, आप देखें किसी मार्केट में किसी जगह पर कोई एसओपी जो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। इसी तरह दफातर हैं, इसी तरह अभी स्कूल के लिए भी उन्होंने कोई जरूर छुट्टी की है, तो कहीं भी हुकूमत एसओपी फॉलो कराने में न बुरी तरह नाकाम रही है। ऐसा नहीं है कि अगर जलसे में जो लोग जाएंगे तो वो उन्होंने एसओपी की सिर्फ वायलेशन करेंगे, बल्कि आप दूर दराज मार्केट में देख लें, अपने अपने इलाकों में देख लें, टेलीफोन राब्ते करके देख लें, तो ये एक माहौल ऐसा है बन गया है जिसमें यकीनन हुकूमत इसको पूरी तरह नफाज करने में नाकाम हुई है। हम कभी भी ऐसा बात न करते, हम सारे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। पिछली दफा जब आपने छीका कि जब पहली लहर आई है तो सबने तावन किया, अभी हर तरह तावन करने के लिए तैयार है। ये जो अपोजिशन के जलसे हैं ये पहले से तारीख मुकर्रर की गई थी, पहले से बता दिया गया था। इख्तियारी और अख्तियारी क्यों है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये बीमारी ऐसी है जिससे बचने की जरूरत, और ये बीमारी ऐसी नहीं है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, वायरस सारी दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन मुल्क के अंदर जो अवाम है वो भी बहुत तंग है, वो गुर्बत से तंग है, वो बेरोजगारी से तंग है, उनको गवर्नेंस के बड़े इशू हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो सियासी जमातें हैं वो अपना किरदार अदा करें। पहले हमने पार्लियामान के अंदर ये मामला उठाए हैं, पार्लियामेंट के अंदर उठाए हैं, इनको टॉक शो में उठाए हैं, 2-2.5 साल इनकी मेहनतें की हैं कि मेहरबानी करके पाकिस्तान की आवाम तंग है, हमें सड़कों पे, ये उस वक्त ताने देते थे कि अगर तंग है तो आप सड़कों पे क्यों नहीं आते, हम आपको कंटेनर देंगे, आप जलसे क्यों नहीं करते, पता चल जाएगा कि आवाम आपके साथ है कि नहीं आए। उस सारी चीज के नजर रखकर सियासी जमातों ने यह फैसला किया है, सब ने इकट्ठे होकर, कि हम पाकिस्तान की आवाम का जो केस है वो अपना केस हम आवाम के पास लेके जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि हुकूमत डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। अब ये कैसा माहौल, जलसा करना ही एक वाहिद तरीका हो सकता है अवाम के सामने केस रखने का, या हुकूमत के खिलाफ जो है वो जो आप एक माहौल बनाना चाह रहे हैं, या हुकूमत की अगर कारकर्दगी नहीं है उसको हाईलाइट करने के लिए जलसा ये एक तरीका है? देखिए, मैंने पहले अर्ज की कि हमने ये मामला पार्लियामान के अंदर उठाए, हमने टॉक शो पे उठाए, हमने मीटिंग्स की है, हम इनको बताते रहे, जो भी अवेलेबल हमारे पास वेन्यूज थे वो सारे ऑप्शन हमने जो है एग्जॉस्ट किए हैं, उस सारी ऑप्शन में जाकर इनको समझाने की कोशिश की है। लेकिन चूंकि हुकूमत किसी एक बात को सीरियस लेने में ले नहीं रही, वो सिर्फ गाली देने में, इल्जाम लगाने में, जेलों में भेजने में, नैब के केसेस करवाने में, ये पूरे पाकिस्तान को अपोजिशन जमातों को लगाया हुआ है। अब देखिए, हमें इलेक्ट करके लोगों ने भेजा हुआ है, हमारी अवाम के साथ हमारे राब्ते हैं, अवाम बहुत तंग है। आप क्या समझते हैं कि अगर इस मुश्किल वक्त में हम आवाम को अकेला छोड़ सकते हैं? और ये मैं कहता हूँ कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई है इससे पहले ये शेड्यूल जारी हो गया था, ऐसा नहीं है कि लहर आने से बाद कुछ शेड्यूल जारी हुआ है। आपका सर जवाब ये है, शेड्यूल जारी हो गया है, अगर आपकी बात को सही आगे लेकर जा रहा हूँ, आपका जवाब ये है कि अवाम बड़े तंग है और इनकी तंगी में भरपूर जवाब है अपोजिशन के पास ये जलसे निकालने का। एक मिनट अगर मुझे दे, मैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब, ये जवाब वाली बात पे तो बाद में आते हैं, मगर क्योंकि आप तर्जुमान भी हैं, बिलावल साहब का आज कोरोना टेस्ट मुस्बत आए, तो पहले जरा उनकी सेहत के हवाले से जो है वो आप तक क्या इतला है वो जरा अपडेट कर दीजिए। और दूसरा फिर जो है वो ये वाली चीज कि क्यों आप समझते हैं कि ये तो सवाल पहले भी पूछा जाता रहा है कि ये रिस्क आपके वर्कर्स
और आपकी ही क़यादत के लिए पहले है। हुकूमत का तो चलें बाद में इससे सरोकार है, मगर सबसे पहले तो आप अपने वर्कर को, अपनी क़यादत को जो है वो रिस्क में जो है वो डालते हैं जब जलसा करते हैं। जी शुक्रिया रहमान भाई। इस पर बिलाल साहब की जो तबीयत है उसके हवाले से उन्होंने आज सुबह उन्होंने एक ट्वीट भी की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं और कोई इतने शदीद सिम्टम्स नहीं है और अभी तक सूरत हाल ऐसी ही है, माइल्ड सिम्टम्स हैं और उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है, आइसोलेशन में है और होपफुली इंशाअल्लाह मुकर्रा जो इसका वक्त है 14 दिन, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला वो रिकवर कर जाएंगे। जहां तक जलसे का ताल्लुक है, स्पीडी रिकवरी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान भाई। जहां तक पीडीएम की ऑपोजिशन की जमातों की मूवमेंट का ताल्लुक है, 30 तारीख को हमारा जलसा होने जा रहा है मुल्तान में इंशाअल्लाह। थोड़ी सी मैं आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहूंगा रहमान भाई कि हमारे जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो मुल्क में सियासी माहौल है वो बहुत पोलराइजेशन की तरफ जा चुका है। पिछले 2-2.5 साल में एक्सट्रीम पोजीशंस ली हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने और अब माहौल हालात ऐसे नहज पर पहुंच गए हैं कि जहां से अब वापसी अपोजिशन की हद तक तो हम समझते हैं हमारे लिए नामुमकिन है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि जो पिछले 1-2 दिनों से जो मुल्तान के अंदर जो सूरत हाल है, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम यून के, JUI के वर्कर्स के ऊपर FIRs हो रही हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब के 3 साहबजादों के ऊपर FIR हुई, एक साहबजादे जो थे उनके अली मूसा गिलानी, उनको अरेस्ट किया और फिर चार्जेस भी आप देखें कि चार्जेस भी किस किस्म के लगा रहे हैं। उनके ऊपर ताला चोरी का और जंजीर चोरी करने का इल्जाम लगाकर उनको अरेस्ट कर लिया। तो जहां पर हुकूमत अगर ये चाहती है कि कोई रास्ता निकाला जाए, हालात खराब ना हो, हुकूमतें एक हमेशा बड़े दिल के साथ एक कंसिलिएटरी रोल प्ले करती हैं, लेकिन यहाँ पर तो जानबूझकर हालात ऐसे किए जा रहे हैं, खराब किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, FIRs की जा रही हैं। तो आप कैसे समझते हैं कि इन हालात में, इस जबर के हालात में ऑपोजिशन कोई भी बात हुकूमत की मानेगी? कतन नहीं। और फिर अब्बासी साहब ने बिल्कुल ठीक उन्होंने इसका बैकग्राउंड, मगर उनकी चले आप हुकूमत को अगर हम मुस्तफा भाई इस डिबेट से अलग भी कर दें, क्या उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि ऑपोजिशन के पास जवाब है इन जलसों का, अगर हम हुकूमती रवैये को एक तरफ भी कर दें? ऑफ कोर्स, देखिए पिछले 2-2.5 साल में जो जिस तरह अब्बासी साहब ने अभी बताया, आप किसी एक आम आदमी से पूछ लें कि उसकी जिंदगी में बेहतरी आई है, उसकी जिंदगी में खुशहाली आई है या उसकी जिंदगी जो है वो मजीद मुश्किल हुई है और महंगाई और बेरोजगारी के बोझ तले उसका गुजारा करना मुश्किल हो गया है। अभी अगर आप बाजार में चले जाएं तो इस वक्त 180 से 200 रुपए दर्जन अंडों की कीमत हो चुकी है, 250 रुपए किलो मुर्गी की कीमत है, 110 से लेकर 130 रुपए पर चीनी बिक रही है, 70 से 80 रुपए किलो पे आटा बिक रहा है। तो इस सूरत हाल में एक आम आदमी, उसके लिए तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि जिसमें उसे ये फैसला करना है कि उसने अपने घर का किचन चलाना है। अगर वो किचन चलाता है तो उसके पास किसी और चीज के लिए पैसे नहीं बचते। अगर उसने बच्चों की स्कूल की फीसें देनी है, अगर उसने अपने गैस और बिजली के बिल देने, आज की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जो हुकूमती वुज़रा ने की, जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी शामिल थे, और उन्होंने बड़ी खुशखबरी सुनाई कौम को, ये अंदिया दिया कि गैस और बिजली की कीमतें वो मजीद ऊपर जाएंगी। और उसका जवाब उन्होंने ये पेश किया कि सर्कुलर डेट जो है, जो इस हुकूमत में तकरीबन 1200 अरब रुपए ऐड हुआ है, 2.3 ट्रिलियन रुपीस पे खड़ा है, कि उसको कर्टेल करने के लिए हम भी जानते हैं कि IMF की सख्त कंडीशंस हैं और IMF ने कहा है कि 25% कीमतें बढ़ाई जाए गैस और बिजली की। तो आप मुझे बताएं कि आम आदमी कहां जाए? तो इस सूरत हाल में हम ये समझते हैं कि हमारा ये दो चीजें आ गई। अच्छा, अगर मुझे इजाजत है अली मोहम्मद खान साहब, एक तो आपके पेशेंस का शुक्रिया, आपने बातें, मगर ये बातें उनसे पहले उनसे पूछना जरूरी था कि उनका केस क्या है, उनसे समझना जरूरी था। मेरे ख्याल है दो चीजें हैं जिनको आपने अली भाई रिस्पॉन्ड करना है। पहली चीज तो वो कहते हैं कि ये लोग बड़े तंग हैं और इस वजह से बाहर आना जरूरी है, मगर दूसरी जो चीज मेरा ख्याल है जिसको आप ज्यादा बेहतर तौर पर रिस्पॉन्ड कर सकते वो ये कि हुकूमती रवैया वो मजबूर कर रहा है ऑपोजिशन को कि ऑपोजिशन जो है वो अब बाहर आए, और ऑपोजिशन के पास शायद इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हम बिलावल साहब का मैं पूछूं भी मुस्तफ़ा साहब से, और उनके लिए दुआ भी है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और उनके और भी दोस्त वगैरह, शुक्रिया, उनके और भी दोस्त बीमार हैं, जो उनके कोलीग्स हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनकी पॉलिटिकल टीम है, उनके लिए भी दुआ है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये मैं ये समझता हूँ कि इसको हमने बड़ा, ये जो क्राइसिस है बीमारी वाला, इसको बड़ा नॉन पॉलिटिकल बन के सोचना है, आम आदमी का सोचना है कि मेरे किसी अमल से आम आदमी की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। मत भूलें कि दोनों तरफ नेशनल लीडर्स हैं। अपोजिशन अगर हुकूमत में नहीं भी है तो हुकूमत में है। वो कैसे? वो ऐसे कि एक तो ट्रेडिशनली स्पीकिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन हमेशा गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। कभी कभार हुकूमत अपने आप को रिपीट भी करती है जब अवाम दोबारा में डेट देते हैं, लेकिन हमेशा से नॉर्मली अपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। तो गवर्नमेंट इन वेटिंग इज सपोज्ड टू बी इवन मोर रिस्पांसिबल देन द गवर्नमेंट ऑफ द डे, नंबर 1। नंबर 2, ये हुकूमत में इस तरह से है कि एक तो अपोजिशन कल को अगर चाहे तो अल्लाह ताला के फजल से ये हुकूमत में आ भी सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये हुकूमत में इस तरह से है कि आजाद जम्मू कश्मीर में जो है बैरिस्टर साहब की जमात वहाँ हुकूमत में है, मुस्लिम लीग नवाज, और उन्होंने वहाँ लॉकडाउन किया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, मुस्तफा भाई की जमात पीपल्स पार्टी सिंध में ऑलरेडी हुकूमत में है, और ये 12वां-13वां साल है, और इस वक्त सिंध में स्मार्ट लॉकडाउन हो चुके हुए हैं। कराची बहुत जगहों पे इस वक्त बंद हुआ पड़ा है, वहाँ लॉकडाउन की तरफ ही लोग जा रहे हैं। तो दूसरा एक इखलाकी प्रेशर इन पे बन जाता है। एक तो एक नेशनल लेवल की लीडरशिप का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो लोग हैं जो आप हमसे गिला करते थे कि हम जो है नॉन सीरियस हैं, हम लोग बंद नहीं करें, हम लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, तो हुकूमत के रवैये की वजह से आवाम सीरियस नहीं ले रही, ये हम पे इल्जाम लगता था। तो एक आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा इखलाकी प्रेशर ये है कि एक तरफ आपकी अपनी हुकूमतों में जहां आपकी हुकूमतें आपने लॉकडाउन किया हुआ है, दूसरा जब एक बड़ी जमात के एक बड़े लीडर जो हैं चेयरमैन बिलावल साहब जो हैं, बिलावल भुट्टो साहब खुद बीमार हैं, मैं समझता हूं तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि आपकी लीडरशिप खुद इस बीमारी का शिकार है जिसके बारे में वार्न कर रहे हैं कि कौम में फैल रही है। तो जो बिलावल साहब खुद इस वक्त आइसोलेट हो गए हैं, खुद उन्होंने किया है, अच्छा स्टेप लिया है, बस तो खुद उनको कहना चाहिए जमात के लोगों को। तीसरी बात ये है, हुकूमती रवैये वाली बात आई है, वो अली भाई उसको जरा रिस्पॉन्ड करें। क्या हुकूमत नहीं कह सकती, क्या हुकूमत रीच आउट नहीं कर सकती कि ये एक ऐसा पब्लिक हेल्थ का इशू है ना? यार थोड़ी सी चाय पी ले, मुझे बात करने दें। जी शुक्रिया। कल कल पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कोरोना का हमने इजलास किया, और लोग नहीं आए। मैंने भी इसको एक मुनासिब अल्फाज में लिहाज रखते हुए कंडेम किया है कि इनको आना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान की लोगों की जिंदगियों की बात है। ये कोरोना ना बनी गाला में इन्वेंट हुआ है, ना ये जो है मियावाली की फिजाओं में इमरान खान साहब की इजाजत से पाकिस्तान फैला है, जो इमरान खान साहब का आबाई हल्का है। ये पूरी दुनिया में है और सब लोग इससे बीमार हो रहे हैं। तो कल पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कोरोना में इनको आना चाहिए था। मत भूले, दोबारा कह रहा हूं, मत भूले एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग दिस सेंटेंस कि ये लोग हमें ये भी कहते थे सड़कों पे क्या कर रहे हैं, पार्लियामान में आए, सड़कों पे वहां करें, या तो फिर पार्लियामान से इस्तीफा दे ताकि आपका रास्ता सीधा हो। लेकिन बहरहाल कल पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कोरोना की मैं आपको एक बात बता देता हूँ। वहां मैंने एक पॉइंट रेज किया कि अपोजिशन हम पे क्वेश्चन कर रही है कि आप हमें कह रहे हैं जल्द से ना करें, तो आप एसओपीज को स्ट्रॉन्ग करें। उस हवाले से जनाब असद उमर साहब ने पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कोरोना को यकीन दहानी कराई कि उनकी जो एनसीओसी है उन्हें स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस दिए हैं और उस पर अमल भी हुआ है। देखें, स्कूलें बंद हो गई हैं, जो बहुत बड़ी जगह थी, स्कूलें बंद हो गई हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंडोर रेस्टोरेंट की डाइनिंग पे पाबंदी लग गई है। तीसरा, जो आपकी मार्केट्स हैं उसके क्लोजिंग टाइम का भी ऐलान कर दिया गया है। कहीं जो है वो 8 बजे, कहीं 10, लेकिन बहरहाल एक लिमिट उस पर कदम लगा दी गई है। नंबर 4, जो आपकी शादी हॉल है उस पे भी, अगर कोई और भी ऐसी जगह हैं जो ये समझते हैं कि हम उनको कम करें, तो ये हमें ये वो बात है जो आप अब्बास साहब की बात को रिस्पॉन्ड करें। अच्छा अली भाई, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुझे एक ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद ये जो आप दो बातें की है ना, कि एक तो इखलाकी जिम्मेदारी भी है इन पर, और दूसरा ये कि अपोजिशन को जो है वो अपने
आज़ाद जम्मू कश्मीर है, सिंध है, वहाँ पर जो है वो लॉकडाउन लग रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो क्या जवाब बनता है इनका जलसे करने का या नहीं, इस पर जरा ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या अपोजिशन के पास जलसों का जवाब है? ब्रेक पर जाने से पहले दो बातें हुई, एक पोलराइजेशन की और एक इखलाकी जवाब की। मैं पोलराइजेशन वाला मुस्तफा नवाज खोखर साहब, क्या पोलराइजेशन जो है वो सिर्फ हुकूमत की तरफ से है? वाली महमूद खान साहब ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आपको बुलाया जाता है, वहां आप जाते नहीं, तो फिर क्या मतलब ये लिया जाए कि फिर अब आपने ही अपने लिए रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ सड़कों का चुन लिया? रहमान भाई, अपोजिशन को किस तरह पिछले 2-2.5 सालों में जो रविश रही हुकूमत की, किस तरह मौरूद इल्जाम ठहराया जा सकता है? आपको याद होगा पाक भारत कशीदगी हुई, दोनों मुल्कों में जंग का माहौल बन गया। अच्छा। उस वक्त जब एक पार्लिमानी ब्रीफिंग रखी गई जिसमें तमाम जमातें शरीक थी, तो वजीर आजम ने आने से इनकार कर दिया और आर्मी चीफ को वजीर आजम की जगह ब्रीफिंग पड़ी। फिर उसके बाद आपको याद होगा जब एक मजहबी जमात इस्लामाबाद की तरफ आ गई, फिर दोबारा चीफ जस्टिस और चीफ आर्मी स्टाफ और वजीर आजम सबके ऊपर फतवे लग गए। उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब थे जिन्होंने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर FATF की लेजिस्लेशंस आ गई, फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का मामला आ गया। तो हर जगह वजीर आजम ने तो अपने रोल से एब्डिकेट किया है। वजीर आजम ने वो रोल प्ले नहीं किया जो उन्हें बतौर मुल्क के वजीर आजम करना चाहिए था। और जहां तक स्पीकर साहब का ताल्लुक है, तो स्पीकर साहब खुद पिछले माजी के 2 साल का उनका रिकॉर्ड गवाह कि वो किस तरीके से जानिबदार रोल एक प्ले कर रहे हैं। हालांकि स्पीकर एक इम्पार्शियल और न्यूट्रल होकर उसको अपना कस्टोडियन ऑफ द हाउस का जो किरदार है वो अदा करना पड़ता है। आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब जब स्पीकर थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ द टाइम की विशेष के अगेंस्ट उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए। तो यहाँ पर हमने तो जितना आप ये कह रहे हैं इस वक्त वजीर आजम को किरदार अदा करना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने माजी में जब भी कोई मौका आया उन्होंने किरदार अदा करने से इनकार किया। और जहां सारे इखलाकी जवाब ऑपोजिशन के अंदर ढूंढे जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से एंड सेक्शन ऑफ मीडिया ऑल्सो, तो गुजारिश ये है कि कोई थोड़ा सा वजीर आजम साहब की तरफ भी तवज्जो दी जाए कि उन्हें क्या चीज रोक रही है कि वो बजाते खुद ऑपोजिशन रहनुमाओं से राब्ता करें। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को फोन करें, अच्छा, वो मियां नवाज शरीफ साहब को फोन करें, वो आसिफ जरदारी साहब को फोन करें। उनको क्या चीज रोक रही है? और फिर इस वक्त जो माहौल है खान साहब, क्या चीज रोक रही है और फिर क्या कर सकते हैं वजीर आजम ऐसा? 2-3 चीजें हैं, मैं पहले भी कहना चाह रहा था, वो ब्रेक आ गई बीच में। अच्छा है आपने मेरे से पूछ लिया, तो जवाब दोनों भाइयों की तरफ से आ जाएगा। पहली बात तो ये देखें, ये वक्त की गिले करने का नहीं है। एक हम फैसला कर रहे हैं क्या कोरोना है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर ये वैसी फजूल है, फिर हम वैसी उनका भी और कौम का हम लोग टाइम जाया कर रहे हैं। मेरे ख्याल में फिर हमारे पास इससे कोई अच्छा बहाना होना चाहिए इनको सियासी तहरीक ना चलाने के लिए मजबूर करके, या कोई और चक्कर चला ले। अगर कोरोना ड्रामा है, अगर ड्रामा है तो बस जाने दें। अगर नहीं है, अगर कोरोना है, जो कि जाहिर हो रहा है कि है, क्योंकि बिलावल भाई जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद उसमें बीमार हो गए, अल्लाह उनको शिफा दे। और बहुत सी लीडरशिप है, कारा साहब हैं इनके, और मुस्लिम लीग नवाज के बहुत से लोग बीमार हैं, हमारे भी बीमार। ठीक है जी, बीमारी है, अच्छा थ्रेट है, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, बहुत बड़ा थ्रेट है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आपके घर में आग लग जाए, खुदा न करे, आपको जहां से पानी मिलेगा आप डालेंगे कि नहीं? नंबर 1, क्योंकि अपने घर पे लगी है। नंबर 2, अगर खुदा ना करे हमारे अपोजिशन के या किसी की भी वालिदा साहिबा को कोरोना हो और आपको वेंटिलेटर की जरूरत हो, यू विल गो एंड यू रन आफ्टर बेड्स फ्रॉम वेयरएवर यू गेट इट। जहां से आपको वेंटिलेटर मिलेगा आप भागेंगे, क्योंकि आपकी अपनी मां बीमार है। इसलिए अगर किसी और की है फिर वो टेंशन का लेवल कम होगा। यहाँ पे एक पॉइंट है कि कल जो कोरोना मीटिंग थी, या उसको गोली मारे कल की मीटिंग को, यार जाने दो, चलो नहीं आए गोली मारो, आगे की बात करें। अगर इस तरह के थ्रेट है और पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी खतरे में है, फिर तो हम ना बुलाएं, इनको कहना चाहिए कि पार्लियामेंट की कमेटी की मीटिंग बुलाओ। खान साहब हमें बुलाए, खान साहब नहीं बुलाता, कहीं स्पीकर बुलाओ, मीटिंग बुलाओ, खुद मीटिंग करें, हमें पता है कि यार ये चीजें हैं, ये हमारी तजावीज़ है, हम इन SOPs को फॉलो करें,
मगर अली भाई, ये जो घर में अगर आग लगती है तो घर के सरबराह तो वजीर आजम ही है, तो वजीर आजम क्यों नहीं पानी डाल देते? छोड़े उनकी बातों को, वो जो कह रहे हैं। खुदारा रहमान साहब, आप तो एक एजुकेटेड आदमी हैं, आप एक लॉयर हैं, आप एक वकील हैं, आप एक लिखने वाले आदमी हैं, आप काबिल आदमी हैं। आप तो हमसे वो सवाल करें, हमें इखलाकी शिकस्त नहीं, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, पाकिस्तानियों की जिंदगी बचाने का है। इस वक्त देखें, वज़ीर आज़म साहब बुलाएं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ उनको सिलेक्टेड कहते हैं, उनको मानते तक नहीं है। स्पीकर के ओहदे से सिर्फ शिकायत है कि पूरी तरह न्यूट्रल नहीं है, बहरहाल उनको स्पीकर को ये लोग मानते हैं, स्पीकर की दावत पे नहीं आते। देखें, ये आपस की वैसी वो अना वाली बात है कि मेरी नाक ऊंची है कि तुम्हारी नाक ऊंची। और आखिरी बात, ये इसको प्लीज सुनते हुए जाएं, इस पे मुझे रिस्पांस लेके दे दोनों भाइयों से। एनसीओसी के हेड है सद उमर साहब, सद उमर भाई वाज यस्टरडे इन दैट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कोरोना। उन्होंने एक और बात की, हमारे ही एक मेंबर ने सवाल रेस किया, मेरे ख्याल में हमारे चीफ विप आमिर डोगर साहब या किसी ने ये पॉइंट रेस किया, ये बड़ी मजेदार बात मैं आपको कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमें बताएं, हेल्थ मिनिस्टर फैसल सुल्तान साहब, उनसे पूछा गया कि आप हमें बताएं कि ये जो अपोजिशन के धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं जलसे, इसकी वजह से परसेंटेज वाइज आपने कोई कैलकुलेट किया है कोरोना में कितना स्प्रेड हुआ है, कितना ज्यादती आई है, उससे कोई बताएं हमें, ताकि हम आवाम को बताएं, एहतियात करें। वहां असद उमर साहब का जवाब बड़ा अहम था, वो मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा इस बात को भूल जाएं, इसके जलसे की वजह से कितने लोग ज्यादा बीमार हुए हैं या कम हुए हैं, ज्यादा हुए। उन्होंने कहा असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, जब इनके जलसे होते हैं, लीडरशिप अवाम को बुलाती है, तो कोई एक इमेज, एक इंप्रेशन अवाम में ये जाता है कि वो फिर उसको सीरियस नहीं लेते इस बीमारी को, फिर उसको गैदरिंग करते हैं, हाटों में जाते हैं, गमियों में जाते हैं, बाजारों में निकलते हैं, जब खानों पे निकलते हैं। तो ये कहा कि इनका मैसेजिंग जो है बड़ी नेगेटिव जारी है अवाम में, इनको चाहिए कि अवाम को अवेयर करें, तो इनके जलसों से कम फैलता है, ज्यादा फैलता है। वो ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है वो, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एनसीओसी में अक्सर ये बात हुई है कि मैसेजिंग इन जलसों से जो हो रही है वो कोई ठीक नहीं है। मैं ये, क्योंकि मैसेजिंग वाली बात और लोगों के बाहर निकलने वाली बात जावेद अब्बासी साहब ने की थी। अब्बासी साहब, ये बात तो है, जब आप लोग जलसा करते हैं तो आप कह रहे हैं कि लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे, और लोग, आप इसकी शिकायत हुकूमत से कर रहे हैं, मगर आपके जलसों से भी तो यही पैगाम जाता है कि आप जलसों में आ सकते हैं, अवामी इज्तिमा कर सकते हैं, और इससे आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखें जी, मैं जिस इलाके से हमारा तल्लुक है, यकीन माने कि पाकिस्तान के अंदर उसी तरह शादियां हो रही हैं, उसी तरह मातम पे इज्तिमा हो रहे हैं। या आई एम श्योर कि अली मोहम्मद खान साहब का भी तल्लुक मर्दान से है, और खोखर साहब भी, और आपको भी पता है कि कहीं तौर पर भी अभी तक सिर्फ मार्की की जो हद तक इन्होंने शायद कोई पाबंदी लगाई है। बाकी मैं कल भी गया हूँ, 2 दिन पहले भी गया हूँ, उसी तरह शादी के इज्तिमा भी हो रहे हैं, उसी तरह जनाजे पे तो ज़ाहिर पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी, अब ना कोई रोक सका है, और ना ही मार्केटों में और ना ही किसी और जगह पे पाबंदी है। मसला क्या था? मसला ये था साहब कि जब 4-5 महीने पहले जब कोरोना की जब पीक से खत्म होने की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान में ये कमी आ रही थी, उस वक्त हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी और यकीनन नेशनल असेंबली में बात हुई, हम इनको कह रहे थे कि सारी दुनिया में सेकंड लहर जो है आई है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, आप मेहरबानी करके कोई अपनी तैयारी बेहतर करें। उस वक्त आप अभी लोगों को ये मत बताएं कि अभी सब खत्म हो गया है, अभी आप फतह हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि हमने सबसे पहले दुनिया में सबसे बेहतर कर दिया है। अल्लाह ताला ने करम किया है, बहुत अच्छा हो गया था हमारे मुल्क में कि जो पिछली लहर आई थी, जो पहली आई थी वेव, उसमें हमारे यहाँ कमी आई है, वहां में बहुत कमी थी, तो हम सारे खुश थे। लेकिन हम ये कह रहे थे कि मेहरबानी करके हॉस्पिटल की कैपेसिटी बताएं, मेहरबानी करके वेंटिलेटर का बंदोबस्त करें, मेहरबानी करके अभी वो मनसूबा बंदी कर लें जो पिछली दफा आप कह रहे थे कि अचानक हमारे ऊपर आ गया है। क्योंकि अगर ये सर देखिए ना, मैंने अब्बासी साहब अगर 1 मिनट मुझे देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है, ऑपोजिशन के बहुत सारे और बयानात वो भी हमने इब्तदाइये में भी चलाए जिसमें कहा गया कि हुकूमत कोरोना की आड़ में छुप रही है। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर कौन हुकूमत की तो बात को सीरियसली नहीं लेंगे ना। लोग कहेंगे कि अच्छा, ये हुकूमत अगर कोरोना के बारे में बता रही है तो ये छुप रही है कोरोना के पीछे, इस वजह से बता रही है कि दूसरी लहर है, या मीडिया के बारे में भी वो यही कह सकते हैं। रहमान साहब, इसमें 2 इशू हैं। एक तो आपने पहले कहा, मैं उसको बहुत मुख्तसर बात करता हूं कि इन्होंने कहा कि स्कूल बंद होने चाहिए। हम किसी अपोजिशन जमात ने नहीं कहा कि क्यों नहीं आप ना बंद करें। इन्होंने मार्केट का टाइम मुकर्रर किया, अगर प्रोविंशियल हुकूमत में किया, सेंटर ने, सब ने कहा है। हम बार बार कहते हैं कि एसओपीज जो है उस पर अमल होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाकी क्या इज्तिमा जो बाकी रोज की बुनियाद पर हो रहे हैं, क्या इन्होंने रोकें? अभी
गिलगित-बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी सारी कैबिनेट बाकी वहां गई है, वहां उन्होंने जलसे किए हैं, यहाँ इन्होंने जलसे किए हैं पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त भी यही लहर चल रही थी। अब असल मसला ये है कि बाकी किसी चीज की तरफ तवज्जो नहीं है, ना मीडिया की तवज्जो दे रहा है बदकिस्मती से, ना कोई और हुकूमत तवज्जो दे रही है। तवज्जो सिर्फ इन्होंने, अभी इनके पास और कोई जवाब नहीं है, ये सिर्फ एक अपोजिशन के जलसे में, वो अपोजिशन का जलसा कोई रोज हुआ है, अब पेशावर का होने के बाद जहाँ 30 का होगा जनाब मुल्तान में, और उसके बाद फिर लाहौर में, क्योंकि रोज की बुनियादों पर नहीं हो रही कि इस एक टॉपिक के ऊपर। अच्छा अली भाई, एक ब्रेक के बाद जरा कर लीजिएगा, हम एक सिर्फ ये कह रहे हैं, आखिरी बात ब्रेक के बाद जरा कर लीजिएगा। अब बादशाह, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मुझे तो आप लोगों से ये पूछना है, तीनों आप जो है वो बड़े जबरदस्त सियासतदान हैं और सियासी लोग जो है वो कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। अब ये एक पब्लिक हेल्थ का इशू है, इसका फिर हल क्या है? इस सारी कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर जो है वो बात हो सकती है? मैं चाहूंगा जरा इस पे भी आप लोग बात करें। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब, ये जलसे तो अब ऑपोजिशन कह रही है कि होंगे, तो कैसे रोकेंगे आप इन जलसों को? पंजाब के अंदर तो आपकी हुकूमत है, ये पहले मुल्तान वाला है, फिर उसके बाद लाहौर वाला जलसा है। क्या ये पकड़ धकड़ जो हल्की फुल्की हम देख रहे हैं इसी तरह से होगी, या फिर कोई और तरीका भी आपकी नजर में है? देखिए, कल मैंने वो पार्लिमानी कमेटी में एक तजवीज दी जनाब स्पीकर साहब को कि एक तरफ तो हुकूमत ही है, वज़रा और काबीना है जिसमें मैं हिस्सा हूँ, लेकिन एक तरफ पार्लिमान का भी उसमें एक रोल है जो स्पीकर साहब ने कल बखूबी निभाया कि उन्होंने बुलाया। अपोजिशन के मेंबर आई नहीं, लेकिन बाकी उम्मीद है कि वो अगली मीटिंग में आ जाएंगे। मैंने तजवीज दी कि जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कि कैबिनेट मेंबर्स भी हैं, और उनमें असद उमर साहब हैं, असद उमर भाई, परवेज खटक साहब, डॉक्टर बाबर साहब, अवान साहब वहाँ खुद भी मौजूद थे, और साथ में चीफ आमिर डोगर साहब। ये ऐसे नाम हैं जिनको अपोजिशन बड़ी रिस्पेक्ट करती है। साथ में मैंने खुद भी वॉलंटियर किया, उनको मैंने कहा कि अगर आप मुनासिब समझे मुझे भी ये ड्यूटी दें कि जो पार्लियामेंट का फोरम है वहां से अपोजिशन को एंगेज किया जाए, सिर्फ कोरोना की हद तक। बाकी इनके जलसे बाद में करने, इनको करें, जलसों से हमारा कोई नहीं, काम करना चाहते बाद में करें, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त है अवाम की जिंदगी का मसला है। मैं समझता हूँ कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, क्योंकि देखें बिलावल साहब हिमसेल्फ इल, हमें खुश नहीं है इस बात पे कि वो बीमार है, लेकिन एक चीज खुद उनके अपने घर में साबित होगी बीमार है। कल परसों उनकी जो है वो बच्ची का घर में एक निजी महफिल है, उसमें बिलावल साहब खुद नहीं आ सकते बीमारी की वजह। मैं समझता हूँ ये दिस इज अ क्लियर मैसेज, हमें एहतियात करनी चाहिए। और एक और चीज मैं ब्रेक से पहले कहना चाह रहा था, वो ये थी तो आप हुकूमत की कोई प्लॉय या उनकी कोई तरीका ना समझे कि हम इनके जलसों से खौफजदा इसको रोकना चाहते हैं। बेसिकली पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी बचाने की बात है, दैट्स ऑल। अदरवाइज उनको पूरा हक है, बाद में करते रहे जलसे। और बट ये जो तजवीज आपने दी है, जो इसका नेगेटिव स्कोप क्या है? अब एक मिनट जरा मुझे दें अली भाई, जरा दोनों से जरा मैं पूछूं कि ये सीनियर ये है, अवाम ये देख रही है कि हमारी जानों पे बनी हुई है और लोग बीमार हैं और अस्पतालों पर रश पड़ रहा है, वेंटिलेटर्स की शिद्दत से कमी होने जा रही है। खुदा ना करे, मैं कह रहा हूँ खुदा ना करे, अवाम की नजर में सियासत, सिर्फ अपोजिशन नहीं, सियासतदान का इमेज नीचे जा रहा है कि यार हमारी जान पे बनी है, इनको अपनी सियासत के लाले पड़े हुए। आई थिंक बेसिकली अपोजिशन वो बहुत नुकसान दे रही है। सर अवाम तो वैसे तो कहा जाता है सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर जितने सियासतदान हैं उनके सीनों में होता है और वो इन चीजों का बड़ा ख्याल करते हैं। हमने और बहुत सारे मौकों पर दहशतगर्दी का जिस तरह से मौका था तब एक नेशनल एक्शन प्लान बना, मगर वोट नो इज्जत दो पे वोटर नो मतलब है वोटर नो जान दो, इनका ये मैसेज है। वोट नो इज्जत दो पे वोटर नो जान दो। मुस्तफा नवाज खोकर साहब, जान तो आनी जानी है, जान तो आनी जानी चीज है, वोट रीच आउट करती है। ये जो तजवीज अली मोहम्मद खान साहब दे रहे हैं काबिल अमल आपकी नजर में है? देखिए रहमान भाई, अली मोहम्मद खान बड़े भाई हैं और उन चंद गिने चुने वज़रा में शामिल हैं, हुकूमती अरकान में शामिल हैं कि जो एक तामीरी सोच रखते हैं। हमेशा ये जब लाहौर मोटरवे वाला इंसिडेंट हुआ, मुझे याद है मैं एक प्रोग्राम में शरीक था अली भाई के साथ, और इन्होंने कहा कि सीपीओ ने बड़ी गलत स्टेटमेंट दी है और सीपीओ को माफी भी मांगनी चाहिए, रिजाइन भी कर। तो अली भाई बहुत कम लोगों में जो बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन और अच्छी पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि जो नाम इन्होंने लिए
हालांकि बज़ाहिर तासुर ये है कि इनकी हुकूमत के सीनियर वज़रा है, लेकिन बेइख्तियार है। मुझे एक शख्स बता दें जो इन्होंने नाम लिया जिसके पास कोई इख्तियार हो। इख्तियार इस वक्त वफाकी हुकूमत में टोटल 3 लोगों के पास है, जुल्फी बुखारी, वजीर आज़म, सेक्रेटरी आजम खान और शहजाद अकबर। इसके अलावा चौथा कोई बंदा है ही नहीं कि जिसके पास कोई इख्तियार हो। तो हम किन से बात करें? इस वजीर आला बुज़दार यहाँ पर पंजाब में मौजूद है, वजीर आला बुज़दार साहब से बात करें, महमूद खान साहब से बात करें, असद उमर साहब, परवेज खट्टर, जिनके पास इख्तियार ही नहीं है, उनसे बात क्या करनी? अच्छा, तो आप समझ रहे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है जी। और मतलब कोई किरदार नहीं अदा कर सकती इस वक्त हम इकट्ठा करने सिर्फ में। एक चीज पर एंगेज करेंगे और वो बड़ी क्लियरली पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सामने रखी जा चुकी है। हमें ये हुकूमत अपने जाने की तारीख बताए, अगले इलेक्शंस के ऊपर बैठकर गुफ्तगू करे, तो वो तो हम करने के लिए तैयार है। अब इनको कोई हम रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, मैं अब्बासी साहब जरा यही सवाल लेकर आपके पास आऊंगा कि आपकी नजर में असल क्या है, क्योंकि अभी ये ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है, तो खुदा न खासा ये ना हो कि हमारे मुल्क में ऐसी सूरत हाल हो जैसी और बहुत सारे ममालिक में दूसरी लहर में हमने देखी है। इसको अवॉइड करने के लिए जो है वो क्या किया जा सकता है, इस ब्रेक के बाद आकर जावेद अब्बासी साहब से पूछेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अब्बासी साहब, मुझे आपका फाइनल कमेंट चाहिए। क्यों आप लोग यकीन नहीं करते जब हुकूमत ये कहती है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, स्पीकर आपको बुलाते हैं या अली मोहम्मद खान साहब जैसे बात करें कि हम भी जो है वो बैठ कर बात करने को तैयार हैं, क्यों इनसे जो है वो अपोजिशन कहती है कि बात इनसे नहीं हो सकती? देखिए, आज तक स्पीकर साहब हमेशा बुलाते रहे, अपोजिशन हर मामले पे उनके घर भी जाती रही है, उनकी मीटिंग भी जाती रही है, और अपोजिशन हमेशा उनसे कहती रही है कि एक वक्त आ जाएगा कि आपकी जो बात है वो आगे नहीं सुनी जाएगी। जब मुल्क के वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि मैं आज से बात किसी को प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं देगा, ये पावर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास नहीं, अली मोहम्मद खान साहब से पूछना है। जब आप स्पीकर साहब की पोजीशन को किसी तरह कंप्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर ये हमारा हक है कि हम कहें कि हम इस मीटिंग में बैठेंगे। ये अपोजिशन की अपनी एक राय है। होना ये चाहिए था कि जो ये वेव चली है, ये वेव शुरू हुई है, इन्हें पार्लियामान के दोनों हाउसेज का इजलास बुलाना चाहिए था, पार्लियामान में फैसले होने चाहिए थे। हमने इनकी कहा बार बार कि मेहरबानी करके पार्लियामान का इजलास बुलाएं। ये सिर्फ अगर आप एक दूसरे के ऊपर हम स्कोर करेंगे, अपना एक दूसरे के ऊपर बर्तरी हासिल करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, फिर इस चीज का हल नहीं है। हल हमेशा पार्लियामान के अंदर टाइम नहीं है, ऐसा इजलास बुलाते हैं, बर्तरी की बात की जाए, बट मुझे बहस को कंक्लूड करने मेरे पास टाइम कम है। मैं चाहता हूं जरा फाइनल कमेंट ले लूं। अली मोहम्मद खान साहब, प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है सर? पार्लियामान भी कोई फोरम है आपके पास? जी अली भाई, क्या कह सकता हूँ? देखें, अजीब लोग, क्या शेर है कि अजीब लोग थे, ना कोई हवाला था इनके पास, बस इख्तिलाफ रखते थे। इस तरह का कोई शेर है ना कि इस वक्त इशू पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी बचाने का है। अपने अपने कोरोना टेस्ट उन्होंने करा लिए हैं, अपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, मरने को छोड़े जा रहे हैं सिर्फ अपने वोटर और पाकिस्तानी अवाम को। खुदारा ऐसी हरकत ना करें जिससे सिर्फ अपोजिशन का नहीं। मैं जरा मुस्तफा भाई से भी फाइनल कमेंट ले लूं उनका। जी मुस्तफा नवाज साहब। सर, इतना अली भाई को, पाकिस्तानी कौम को और हुकूमत को एहसास है, तो सबसे पहले उनकी मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।